धारा 48 जो साइबर अपील प्राधिकरण है, ये अध्याय 10 है। यहीं पर ब्रैकेट में अध्याय 10। अध्याय 10 है ये 10। फिर धारा 65 जो साइबर का कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ है, वो आ जाती है अध्याय 11। 65 धारा अध्याय 11 में शामिल है। 66A आपत्तिजनक संदेश या कंटेंट जो हमने लिखे वो भी अध्याय 11। और लास्ट में 66B, ये भी किसमें शामिल है? अध्याय 11 में ही शामिल है। तो कल हमने धारा लिखे थे, अध्याय नहीं लिख पाए थे, आज ये उसी में आपको ऐड करना। फिर कल हमारी धारा कौन सी चल रही थी आखिरी में? एफ क्या था? साइबर आतंकवाद। ठीक है, तो साइबर आतंकवाद के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम ही है क्या है साइबर आतंकवाद। आतंकवादियों द्वारा किसका उपयोग करना? मोबाइल ऐप, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, पैमटॉप, ठीक है, इनके माध्यम से आतंकवादियों को संदेश देना, उनको प्रशिक्षित करना, उनके लिए भड़काऊ भाषण तैयार करना। ठीक है, यही हो रहा है। क्योंकि आतंकवादी भी, मैंने एक बीच में एक रिपोर्ट आई थी, फेसबुक में भी आई थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी, कि विश्व के 80 से 90% आतंकवादी कैसे हैं? वेल एजुकेटेड है, सबके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, और इसके अलावा कुछ तो और आगे बढ़ गए हैं। वो क्या हो गए हैं? उनके पास और भी हायर एजुकेशन की डिग्री है। ठीक है, ये हो गए। तो आज जो आतंकवादी हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं, और वो भी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। ठीक है, तो इसीलिए ये धारा में ये सब चीजें जुड़ी है। तो ये एक प्रकार से जो हमारा टॉपिक चल रहा है IT एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो भारत में पहली बार लाया। तो ये क्या है? पहले इसका एक इंट्रोडक्शन कल मैंने बता चुका हूँ। जिस तरह से आपको मालूम है कि भारत में पहले अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून थे वाली बात। क्यों थे? क्योंकि कब से चेंज हो गए, ये मैंने आपको बताया हूँ। 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए कानून लागू हो गए। अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को बदल दिया गया है, और क्या नाम दे दिया गया है? BNS, भारतीय न्याय संहिता, या भारतीय न्याय सिविल संहिता, ऐसे 3 है वो। ठीक है, हाँ, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में करंट में मैंने आपको बता चुका हूँ। और जिस तरह से ये सामान्य अपराधों के लिए ये कानून लागू होते हैं, उसी तरह से चूंकि अब जमाना IT का है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जमाना है, या सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, तो उसके लिए सरकार ने ये कानून लागू किए। तो ये पूरी कानून जो है वो मैंने आपको बताया था कि धारा, अध्याय और किसमें, हाँ, अनुसूची 3 पार्ट में विभाजित है। ठीक है, मतलब अपने आप में ये पूरा क्या है? डिटेल है। ठीक है, अपन तो शॉर्ट में लिख रहे हैं कि धारा और उसका विवरण, लेकिन इसके बारे में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो इसके छात्र हैं, या जो इसके वकील हैं, या जो जज हैं जिनको इससे संबंधित सजा सुनानी है, उनको पहले पूरा पढ़ना पड़ता है, और कौन कौन सी धारा अपराधी के ऊपर लागू हो रही है उसके अनुसार फिर उनको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पूरा विवरण है, पूरी डिटेल है, लेकिन हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही पढ़ रहे हैं जो अभी तक आ चुके हैं, या जो आ सकते हैं, या आए हुए हैं। ठीक है, फिर कल एक फैक्ट और आया था जो मैं बता रहा था। हिंदी के 2 शब्द आए थे, कौन कौन से? एक आया था, नहीं, एकांतता तो नहीं था, क्या था? फर्जी था कि क्या था? नहीं, वो भी है। एकांतता तो वो है, अपनी प्राइवेसी है। छल और कपट। छल कपट जो बहुत चल रहा है वो छल कपट है। क्या चल रहा है? डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट करने का जो तरीका है वो किस पे आधारित है? छल और कपट पे। कल एकदम से ये एग्जाम्पल याद नहीं आया था। तो हर दिन डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, और पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है,
और डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, छल और कपट के द्वारा, कि उन्होंने झूठे पुलिस अधिकारी बन के कॉल किया, ठीक है, आपको डराया धमकाया और आप उनके झांसे में आ गए, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने इमेजिंग किया, सब कुछ तैयार किया। उनकी पूरी ये जो छल कपट की योजना थी पूरी प्री प्लान थी, मतलब पूर्व निर्धारित योजना पे आधारित थी, कि बाकायदा उनके पास क्या है, डेस्क टेबल लगे हुए हैं, चैम्बर लगा हुआ है, पुलिस का ऑफिस बना हुआ है, पुलिस अधिकारी की वर्दी टंगी हुई है, कुछ कांस्टेबल बैठे हुए हैं, वहाँ भारत सरकार का लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, टीवी सीरियल में या ओरिजिनल में जो गया होगा पुलिस कार्यालय, तो वो जो था, तो इस तरह से जो आजकल के अपराधी हैं, चूंकि वो सब वेल एजुकेटेड हैं, सातिर माइंड है, तो इन्होंने ये पूरा छलावा करके रखा है, ठीक है। छलावा मतलब आपको अपना जाल बिछाने के लिए पूरा जाल फैला के रखा है, जाल में फंसाने के लिए। तो ये डिजिटल अरेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास इतनी ऑथेंटिक सूचना होती है आपकी जानकारियों की। ये सब क्यों होती है? क्योंकि वो कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ करके आपकी पूरी एक्टिव, एक तो सबसे पहले हिंदी में एक शब्द आता है कि कोई भी जो अपराधी है वो अपराध करने से पहले सबसे पहले ये शब्द का यूज करता है। क्या होता है ये? रैकी। रैकी करना मतलब पूरी जानकारी हासिल करना कि आप कितने बजे निकल रहे हो, कितने बजे घर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसको छोड़ रहे हो, किससे लेने जा रहे हो, किस पे विश्वास कर रहे हो, ठीक है, कौन सा मोबाइल आप यूज कर रहे हो, कौन सी कंपनी की सिम आप प्रयोग कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किससे बातें नहीं कर रहे हो। ये A to Z मतलब जितनी जानकारी आपको नहीं है आज की आपाधापी के युग में, वो सामने वाले अपराधी को है। कौन सी कंपनी से जाकर आप क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, ठीक है, A to Z चीज। तो इसको कहते हैं रेकी करना कि कितने बजे आप किस गली से गुजर रहे हो, कौन सी व्हीकल यूज कर रहे हो, 2 व्हीलर से जा रहे हो कि 4 व्हीलर से जा रहे हो, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, ये सब चीज वो ट्रेस कर रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि ये आजकल बहुत आसान हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर क्या है, कहीं भी किसी भी हम कहीं भी जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ नाम नंबर आ जाता है ना। मॉल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया में यही है कि कुछ चीजें छुपी हुआ नहीं है, सब चीजें ओपन है, ठीक है। छुपाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जल्दीबाजी में हम कई बार ऑटो वाले को नंबर दे देते हैं, कई बार सब्जी वाले से नंबर ले देते हैं। तो ये सब चीजों को ये लोग क्या करते हैं, जो अपराध करने वाले क्रिमिनल हैं, वो रैकी करते हैं। रैकी करना मतलब आपके बारे में हर चीज से श्योर हो जाना। क्यों? क्योंकि जब वो आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कॉल करते हैं या लिंक भेजते हैं, तो वो आपके बारे में ऐसी चीजें बताते हैं कि हम समझते हैं कि ही वेल नो, मतलब वो अपने बारे में अच्छे से जान रहा है, तभी तो हम उनके झांसे में आ रहे हैं। वो मतलब अपनी पूरी हिस्ट्री रखते हैं, अपना पूरा बायोडेटा उनके पास है, और उसके आधार पर फिर वो क्राइम को बहुत आसानी से अंजाम दे देते हैं, और हम उनके झांसे में आ जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। और डिजिटल अरेस्ट होने के बाद हमारे जो भी खाते होते हैं वो खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छल कपट का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे चर्चित उदाहरण है, जो आज की समय में सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, ये हो रहा है। और हमारी जानकारी आसानी से आजकल लीक हो जाती है। उसके कई कारण हैं, बहुत से कारण हैं। जैसे आपको यदि सिम लेने का शौक है तो हम आधार कार्ड दे रहे हैं, अपनी फोटो दे रहे हैं, सब चीज़ें। सोशल मीडिया में जो जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप फेसबुक कर रहे हो, चाहे इंस्टा कर रहे हो, चाहे टैली कर रहे हो, चाहे स्नैपचैट कर रहे हो, दुनिया भर के आजकल ऐप हैं, तो वो आसानी से एक से वहाँ, एक से वहाँ, एक से वहाँ लिंक से वो पहुँचते जाते हैं और हमारी जानकारी उनके पास पहुँच रही है, तभी तो वो ये सब कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे कैसे हो रहा है कि हमारी जानकारी सामने वाले को लग रही है। तो ये सब चीज़ें हो रही, इसीलिए सरकार को ये बड़े कानून को लागू, बड़े मतलब कानून के रूप में इसको बनाया गया, फिर लागू कर दिया गया। 2000 में ये लागू भी हुआ, जिसके बारे में हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 2008 में इसका अपडेट आया, फिर 2013 में अपडेटेड हुआ, और लास्ट में 2021 में ये एक्ट अपडेटेड हुआ। क्योंकि जैसे जैसे क्राइम हो रहा है वैसे वैसे अपडेट होते जा रहे हैं, सब चीज़ों को अपडेट करना मजबूरी है। और ये पहचान भी है कि आप समय के अनुसार नहीं चलोगे तो समय आपको भुला देगा। इतिहास की ये कहावत है ना, अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कि समय के अनुसार चलने के लिए समय के अनुसार बदलना भी पड़ता है।
तो वही है। तो इसमें कितनी धाराएं हो गई थी? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन है? कुछ और लिखना, उसको पूरा करना है। 2 कॉलम हमारे बने हुए थे, एक धारा और एक विवरण। कहाँ तक हो गई थी? 67 पूरी हो गई थी। 66F हुआ था, साइबर आतंकवाद, है ना। आज के यहाँ धारा 67 धारा 67 पहली धारा ये भी अध्याय 11 में है, यहीं पर लिख लो। धारा 67 जो है अध्याय 11। हाँ, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, ये है, इसका विवरण में आएगा। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन। वल्गर सीन्स या एब्यूजेस सीन्स का इलेक्ट्रिकली प्रकाशन है, ठीक है। आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है इसमें, चाहे वो बच्चे हों चाहे कुछ हों, खास करके महिलाओं को असभ्य तरीके से और अश्लील तरीके से आम बात हो गई, ठीक है। तो ये धारा 67 के तहत इस अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब यही डिवाइस में, मोबाइल में फोटोग्राफी करके, एडिटिंग करके, कट कॉपी पेस्ट करके। अभी देखो, आज ही मैंने महाकुंभ की कुछ फोटो देख रहा था, तो उसमें 2 लोगों को दिखाया गया है। एक मोहम्मद शमी जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज है, जो लोग क्रिकेट जानते होंगे वो उनका नाम जानते होंगे, वो वापसी कर रहे हैं। और उनके साथ में दूसरा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा दूर दूर तक, जबकि दोनों का कोई संपर्क नहीं, वो एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है, वो मैरिज भी हो चुकी है और डाइवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पर मोहम्मद शमी क्रिकेट प्लेयर है। भले इत्तेफाक क्या है कि दोनों प्लेयर हैं, ये कॉमन है, पर दोनों के फील्ड अलग अलग है। एक क्रिकेट स्टार है और दूसरा टेनिस स्टार है, मोहम्मद शमी, ठीक है। और दोनों में कॉमन ये है कि दोनों डाइवोर्सेज हैं। तो सोशल मीडिया पर अब ये अफवाह बहुत उड़ती है, और सोशल मीडिया जो है वो उसका दूसरा ही नाम क्या है? अफवाह का बाजार। सोशल मीडिया मतलब 80% अफवाह होती है और 20% ही ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। तो दोनों की एक साथ फोटो दिखाई जा रही है, और वो ऐसी दिखाई जा रही है कि किसी को भी लगेगा कि दे आर कपल, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये क्या है? फॉल्स है। और ये तस्वीर कैसी आ रही? AI जनरेटेड। AI इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जितनी भी जो फोटोज हैं उनको बिल्कुल ओरिजिनल रूप में ढाला जा रहा है, ठीक है। कल के दिन पीयूष की फोटो माधुरी दीक्षित या आलिया भट्ट से आ जाएगी, तो उसमें कोई वो मत होना, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये पीयूष कब पहुंच गया आलिया भट्ट के पास, और पीछे रणवीर कपूर खड़ा डंडा लेके, ठीक है। तो ये फोटो कैसी हो रही है? AI जनरेटेड। तो ऐसा इसी एक और चीज चल रही सोशल मीडिया पे, अभय सिंह IT बाबा। तो कल अभय सिंह का एक स्टेटमेंट आया, क्या आया किसी को मालूम है? कि वो बोल रहा है कि ये मेरे को सोशल मीडिया वालों ने तो कहीं का नहीं छोड़े और मैं परेशान हो गया। सोशल मीडिया मेरी भूत की तरह पीछे पड़ गया, क्योंकि उसको वो बेचारा जो IITN है वो कहाँ गया था? महाकुंभ में गया था, है ना। कुंभ में एक धार्मिक आस्था का संगम लगा हुआ है, और आज तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने वाली, क्योंकि आज मौनी अमावस्या की तारीख है। हाँ, कल वहाँ भगदड़ भी मची, क्योंकि भीड़ बहुत होना है। वो जो पहली तारीख थी मकर संक्रांति की, उससे 4 गुना पब्लिक आनी, क्योंकि आज जो हमारे जो तिथि और पंचांग है उसके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, मौनी अमावस्या कहलाता है। तो वहां पर आज बहुत ज्यादा क्राउड पहुंचेगी, पब्लिक। तो यही हुआ। तो वो IT किया हुआ शख्स जिसका नाम अभय कुमार है, वो वहां पहुंचा तो मीडिया वाले पीछे। इसी तरह से एक जो चर्चित चेहरा था, कौन? मोनालिसा। मोनालिसा भी परेशान होकर चली गई कि ना मेरे को हार माला बेचने दी जा रही, ना कुछ किया जा रहा, ले दे के फोटो खींचने और सेल्फी लेने वाले
और कैमरे वाले मेरे पीछे पड़े, तो वो बेचारी कहाँ रोजगार करने आई थी, है ना, अब वो घर चली गई। क्यों? क्योंकि उसको सोशल मीडिया पीछे पड़ गया। तो ये और सोशल मीडिया में क्या कर रहा है कि ठीक है, जो लोग सिंपल फोटो खींच के पोस्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है वहां तक, लेकिन अब जो सातिर दिमागी है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, वो सब इसको क्या कर सकते हैं, इसका मिसयूज कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सही चीज कम होती, गलत चीज ज्यादा होती है, और आजकल यही ज्यादा हो रहा है। तो धारा 67 में वही है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप किसी अश्लील सामग्री का प्रकाशन कर रहे हो या किसी चीज को दिखा रहे हो तो आप पे केस किया जाएगा या कानून के तहत आप दंड के भागीदार बनेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ये 2-3 उदाहरण जो बहुत चल रहे हैं और जो जानते हैं उनको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। किसी को समझ में ना आया हो, अभय सिंह भी सोशल मीडिया स्टार बन गया है, और वो क्या नाम, मोनालिसा भी सोशल मीडिया स्टार बन गई है। एक फिल्मी प्रोड्यूसर ने तो हीरोइन बनाने का ऑफर भी दे दिया कि यदि मोनालिसा कहे तो मैं अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन लेने को तैयार हूँ। अब भले वो कितना सक्सेस होती है बात की बात, जैसे उसके साथ हुआ था वो सिंगर रानू मंडल को भी सेलिब्रिटी स्टार भी बनाया गया और फिर नीचे भी गिराया गया, तो ऐसा होता। और ये सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी भी खराब की, मतलब लाइमलाइट में लाके फिर गुमराह कर देते हैं, तो कई लोग इसको झेल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन। क्योंकि शुरू में ये दुनिया बहुत अच्छी लगती, बड़ी रंगीन लगती, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, और जब व्यक्ति अकेला छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, तो फिर अब हम जी के क्या करें, जब दिल एक टूट गया, वो वाली कहावत आ जाती है। तो ये भी होता है, इसलिए सोशल मीडिया से जितना दूर रहो, बच के रहो, सतर्क रहो, वही बेटर है। इसीलिए सरकार को इन कानूनों को बनाने का निर्णय लेना पड़ा और ये कानून आज लागू है। ठीक है, इन्हीं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया दुनिया ही ऐसी है कि सोशल मीडिया जहां आपको तेजी से लोकप्रिय बनाती है, फिर सोशल मीडिया पे आपको इतने कमेंट्स आते हैं कि आप पागल हो जाते हैं, जैसे अभय सिंह के साथ यही हो रहा है। तो धारा 67 हो गई। नेक्स्ट 67A 67 है, वो भी 11 अध्याय 11 में है। ये इसी से रिलेटेड है, अश्लील सामग्री को काट छांट मतलब वही एडिटिंग कर, काट छांट कर प्रदर्शित करना, मतलब एडिट, यहाँ पर कट कॉपी पर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, दोनों सेम रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अंतर है पर दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। किसमें? 67 और 67A में। फिर 67B, ये जो मैं चर्चा करना चाह रहा था वो 67B में है। अध्याय वही आएगा क्योंकि अभी 78 तक सेम चलेगा अध्याय। हाँ, इसमें लिखिए बच्चों की अश्लील सामग्री का प्रदर्शन या प्रकाशन। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह क्या चल रहा है, क्योंकि आईटी ही एक्ट चल रहा है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक शब्द कॉमन सेंस रहेगा। सामग्री का प्रकाशन, छोटे छोटे बच्चों तक को, मतलब उनको तक कट कॉपी पेस्ट करके उनकी फोटो का मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, ये है इसके साइड इफेक्ट ये दिख रहा है कि अभी तक बड़े लोग तो ठीक, अब इसमें बच्चों का भी एब्यूज किया जा रहा है, उनकी फोटो को भी कई प्रकार से, जहां यूज नहीं होना है या जो नहीं होना है वो तक इस डिवाइस पे या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे प्रकाशित की जा रही है।
73 धारा अगली, ये भी वही, अभी 78 तक क्या चलेगा, सेम अध्याय 11 78 तक चल रहा है, ठीक है, इसी अध्याय 11 है ये 73। फर्जी डिजिटल सिग्नेचर, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड, इसको पूरा लिख लीजिए, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड। मतलब आप यदि डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो, वो भी कैसे, फर्जी कर रहे हो, तो धारा 73 के तहत आप पर दंड लागू किया जाएगा, आईटी एक्ट के तहत, ठीक है। फर्जी सिग्नेचर, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर, सिंपल सिग्नेचर अलग है, ये कौन से हैं, डिजिटल, क्योंकि आजकल डिजिटल सिग्नेचर भी बैंक मान्य कर रहा है, ठीक है, और बैंक में आपका डिजिटल सिग्नेचर होना भी जरूरी है। यदि आपका बैंक की जानकारी है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की जानकारी होगी। हाँ, फिर 84 धारा 84 आ जाते हैं और ये अध्याय 12 हो जाएगा, अध्याय 12। इसका जो विवरण है, सब्जेक्ट है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई, सद्भावना पूर्वक की गई, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई, कार्रवाई आगे लिखना बोल रहा हूं मैं, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। अब देखिए, पढ़िए उसको, समझिए क्या बोल रहा है जी, धारा 84 में क्या बात कही जा रही है। सद्भावना, ये शब्द क्या होता है, वेलफेयर भी जिसको कहते हैं। सद्भावना मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, सहयोग की भावना। मतलब आप ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई ऐसा संदेश भेज रहे हैं जो देखने में कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या उसमें कुछ ऐसे गलत है, लेकिन वो आप किसी को रोकने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, सद्भावना पूर्वक, ठीक है। समझिए, मतलब ये थोड़ा सा समझ कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब हम कोई काम किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कई बार वो चीज बुरी भी लग जाती है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपका कोई बुरा होने से बच रहा है, तो वो कार्रवाई कैसी कहलाती है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ओकेशन होते हैं, जैसे गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव। उसमें आप देखते हो कि हम यदि कहीं झांकी देखने जाते हैं तो लाइन लगी होती है, और कई बार हम लाइन से बचना चाहते हैं तो लाइन तोड़ के ये वो करते हैं। तो डिसिप्लिन के लिए क्या किया जाता है, वहाँ लाइन लगवाई जाती है, पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है, और उनके पास डंडे वगैरह भी रहते हैं। तो वो ये किस लिए करते हैं कि सभी लोगों को सही मौका मिले, सभी लोगों को दर्शन हो सके, या सही लोगों को प्रसाद का वितरण हो सके, जो भी चीज़ है। तो ये उनकी तरफ से क्या है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। और कार्रवाई अपने लिए बुरी, अपने को लग रहा कि वो डंडा मार रहा है या डंडा दिखा रहा है, लेकिन वो क्या, सभी की भलाई के लिए ये करना जरूरी नहीं। तो वही होता है, यदि भगदड़ हो गई और भीड़ हो गई
तो किसी का नुकसान हो सकता है, किसी के हाथ पाँव में चोट आ सकती है, कोई गिर सकता है, कोई दब सकता है, किसी को कोई समस्या हो सकती है अन्य प्रकार की। तो इसीलिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। वो व्यवस्था भले हमको खराब लगती है कि ये लाइन लगाना है, समय वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पुलिस खड़ी है, लेकिन वो सब क्या है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। इसी प्रकार से ये तो एक उदाहरण दिया मैंने नॉर्मल, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपने किसी के खिलाफ, जैसे क्या होता है, जैसे ग्रुप बना है, हाँ ग्रुप, सबके पास ग्रुप बने हैं, सब ग्रुप में शामिल भी हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे ग्रुप में यही है कि हम पता चला सुबह से लगे गुड मॉर्निंग करने, दोपहर हो तो गुड आफ्टरनून करने लगे, और शाम हो तो गुड नाइट के ही मैसेज चल रहे। तो जो एडमिन होता है वो पता चला वो गुस्से के कारण आपको वहां से डिलीट कर दिया या बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जब बताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि ये फालतू के मैसेज नहीं भेजो, जिसके लिए बनाया गया ग्रुप आप केवल उसी सब्जेक्ट का यूज करो। यदि पढ़ाई वाला ग्रुप है तो पढ़ाई की सामग्री डालो, कोई सूचना वाला ग्रुप है तो सूचना ही डालो, ठीक है। इस तरह से आप लगे दुनिया भर की चीजें राम राम ही कर रहे हो, ये कर वो कर रहा है, तो ऐसे में यदि कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो भी सही है। वो क्यों कहलाएगी? सद्भावना पूर्वक, मतलब वो भले के लिए हो रही। क्योंकि इस तरह के जो मैसेज आते हैं तो फिर पता चला हमारा डिवाइस हैंग हो रहा है, या गैलरी भर रही है, या स्पेस नहीं बच रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप यदि कोई ऐसा संदेश भेज रहे हो जो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन वो यदि उसको देखा जाएगा कि वो सभी लोगों के लिए भले के लिए है, तो उसमें आपको संरक्षण दिया जाएगा। ये कहलाता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ऐसा होता भी, और जैसे छोटे बच्चे को घर में हम छोटे बच्चे को डांटते मारते क्यों हैं? ताकि वो बचे उस चीज से। जैसे यदि ज्यादा टॉफी खा रहे हैं या किसी भी प्रकार की जिद कर रहे हैं कुरकुरे चिप्स खाने के लिए, जैसे अब आजकल वायरल फीवर चल रहा है, तो डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं कि आप बच्चों को बाहर की सामग्री खाने से बचाइए। तो आप तो उनके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है? बच्चा सोच रहा है कि ये मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना, वो इस तरह से। तो कई बार हमारी मंशा सद्भावना की रहती है, लेकिन सामने वाले को उससे ठेस पहुंच जाता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप कोई कमेंट या कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कुछ ऐसी चीज डाल रहे हैं जो आपकी मंशा क्या है, आपकी मानसिकता सद्भावना की, ठीक है, लेकिन किसी को वो बुरी लग रही है, लेकिन इसीलिए इसमें संरक्षण दिया जाएगा। मतलब आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम तो वो दिख रही कि आपने कुछ गलत किया, लेकिन वो एक्चुअल में गलत नहीं होती, वो सही चीज होती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन क्यों लगाता है? अपने को जरूर इंजेक्शन से डर लगता है, या इंजेक्शन हमको लगता है कि नहीं लगवाना, पर डॉक्टर ये चाहता है कि आपको इमीडिएट तुरंत अस्पताल मिले। कुछ समय के लिए डॉक्टर हमारे लिए विलेन बन जाता है, लेकिन बाद में जब हमको उसी चीज से फायदा होता है तो वही डॉक्टर, फिर इसीलिए डॉक्टर को क्या कहा जाता है? भगवान, ठीक है, द गॉड ऑफ सेकंड पर्सन। मतलब यहाँ पर यदि भगवान के बाद दूसरा दर्जा है तो वो डॉक्टर को, इसलिए क्योंकि डॉक्टर आपको नया जीवन दे रहा है। तो इसी तरह से आप यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों को भले के लिए कोई कठोर चीज भी प्रेषित कर रहे हैं, तो आपसे 84 के तहत सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण किया जाएगा, मतलब कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। चलिए दो और है लास्ट इसमें। 85 धारा 85, इसमें अध्याय 12 कंपनियों द्वारा किया गया अपराध, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण, कंपनियों द्वारा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। कंपनियों, कोई भी कंपनी आजकल दुनिया भर की द्वारा किया गया अपराध, तो क्राइम डन बाय कंपनीज ऐसा हो सकता है उसका इंग्लिश। तो आजकल जैसे फर्जी कंपनियां आ गई है ना, हर चीज की फर्जी कंपनी अवेलेबल है मार्केट में, और वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट कहकर ऊंचे दाम पर बेच रही हैं, तो वो भी किस में आएगा? अपराध की श्रेणी में, है ना। जैसे नाइकी है, एडिडास है, दुनिया भर की कंपनीज हैं, वो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बेच रही हैं आपको सस्ता ना दे करके और महंगा दे रही हैं, और हम क्या सोच रहे हैं कि वाकई ओरिजिनल है, कंपनी की चीज है, इसको ले लो, और पता चला बाद में वो चीज नकली निकली, फर्जी निकली। और किस तरह से हम ले रहे हैं? डिजिटल रूप से, क्योंकि ये पूरा जो तामझाम चल रहा है, पूरा जो वो किस में चल रहा है? आईटी, ये पूरा जो है वो आईटी के अंदर में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से। जैसे आजकल यही बहुत सारे वो हैं
वो हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, शॉप्सी है, एजियो है, ठीक है, और मीशो है। मीशो सबसे अभी इसमें चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं किसका, अमेजन का। अमेजन में अभी तो नहीं हो रहा, अमेजन ने अपने नियम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए और स्ट्रक्चर भी उनका स्ट्रॉन्ग है। बीच में 5 साल पहले के लोग बाग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगा रहे थे, ठीक है, और अभी भी मंगा रहे हैं, क्योंकि जो अमेजन और फ्लिपकार्ट है ये बेस्ट कंपनियां मानी जाती हैं वर्ल्ड की, ठीक है। कभी इनके प्रोडक्ट क्या नहीं होते, गलत नहीं होते, फर्जी नहीं होते, नकली नहीं होते। मतलब जो चीज़ यदि उसमें लिखा हुआ है कि एप्पल का आईफोन यदि वो दे रहे हैं जो 1 लाख का है, यदि आपको ये रिपब्लिक डे ऑफर में 60,000 का मिल रहा है तो वो ओरिजिनल ही आएगा। लेकिन बीच में क्या हुआ था, अब वही अपराधी सब जगह बैठे हैं, ठीक है, फर्जी वाला करने वाले बैठे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो उनके कर्मचारी थे, उसमें 2-4 कैसे निकल गए, डिफाल्टर निकल गए। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो प्रोडक्ट जो आ रहा था, क्योंकि शिपमेंट से आता प्रोडक्ट, पहले अलग मुंबई से या बेंगलोर से शिपमेंट होगा तो वो आगरा पहुंचेगा, फिर आगरा से नागपुर आएगा, फिर नागपुर से छिंदवाड़ा आएगा, फिर छिंदवाड़ा से उनके ऑफिस आएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पूरी प्रोसेस है। तो जो लोग फर्जी वाला करने वाले थे, जो पकड़ा गए थे बाद में, तो वो बीच में क्या कर रहे थे कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसको वो चोरी कर रहे थे। मतलब जैसे आपने लैपटॉप मंगाया, मोबाइल मंगाया, तो जो ओरिजिनल भेजा गया है कंपनी की ओर से, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको निकाल लिए या बदल दिए और उसमें डुप्लीकेट डाल दिए। क्योंकि मार्केट में आपको 10, 15, 20, 25 हज़ार के भी मोबाइल हैं उसी कंपनी के, 10, 15, 20 हज़ार के भी लैपटॉप हैं उसी कंपनी के, लेकिन ओरिजिनल लैपटॉप कितने का है, 60,000, 70,000 का लेनोवो का, ठीक है, डेल का, जिसका भी। तो ये वो कर रहा था। फिर बाद में वो पकड़ा गए थे, क्योंकि जब कस्टमर ने शिकायत की और जब उनको समझ में आया कि नहीं ये तो माल डुप्लीकेट आ गया, तो फिर जब इसकी जांच की गई तो ये पूरी धोखाधड़ी समझ में आई। तो इस तरह से जो कंपनी है, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया कि कर्मचारियों ने किए, पर नाम किसका आया, कंपनी का आया, ठीक है। फ्लिपकार्ट मतलब वो अमेजन बदनाम होती। इसी तरह आजकल कई कंपनियां खुल के बैठ गई। जैसे आप देख रहे हो कि बीच में एक आया था यूरिया का, कि जो यूरिया फर्टिलाइजर्स बेचने वाली एक ऐसी फर्जी कंपनी पकड़ी गई जो 30 रुपए बोरी बना रही थी और उसको वो 400 और 500 रुपए बोरी में बेच रही थी। क्योंकि ओरिजिनल आप यूरिया लेने जाओगे तो 700-800 जितने की भी आएगी वो, ठीक है, इफ्को की। तो ये इस तरह से कई कंपनियां आजकल मार्केट में, इसलिए सतर्क रहो, समझदार रहो कि जो हमको यदि किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी पता होना चाहिए कि उसकी हम किस तरह से पहचान करें। इसीलिए आजकल बारकोड आ गए हैं, ठीक है। कंपनियां भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखने लगी हैं, बहुत सारे मानक सुरक्षा के नियम आ गए हैं। तो आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसमें ओरिजिनलिटी देखकर ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ का डुप्लीकेट अवेलेबल है। तो यदि आपको किसी कंपनी के बारे में ऐसा पता लगता है, कोई प्रोडक्ट के बारे में कि वो गलत है, डुप्लीकेट है, फर्जी है, तो आप ये धारा 85 के तहत, IT कानून के धारा 85 के तहत तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कंपनियों पर द्वारा किया गया अपराध के लिए धारा लागू होगी। और लास्ट एक और है 90, धारा 19, अध्याय वही 12, क्योंकि 12 ही अध्याय है इसमें, ठीक है। 13 है यहाँ, तो 1 मिनट, मतलब 12 तक है, 13वां मैं बता रहा हूँ क्या है। हाँ, इसमें पहले पूरा कर लो। क्या है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। क्या समझ में आया इससे? ये जो कानून बना है ये किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, ठीक है। अब धारा 90 क्या कह रही है, जो अध्याय 12 की, कि सरकार चाहे, कौन सी सरकार है, राज्य सरकार है। क्योंकि आपको मालूम है हमारा जो देश है भारत एक संघीय देश है, संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। यहाँ पर केंद्र के साथ साथ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशें भी कार्यरत हैं। और राज्यों को क्या अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं, है ना। उनके भी विधानसभा है, विधानमंडल है, वहाँ से वो जैसे संसद कानून बनाती तो विधानसभा भी
तो राज्य सरकार को यदि लगता है, जैसे केरल आपको मालूम सबसे साक्षर राज्य है, ठीक है, वहां पर सब कुछ है, तो केरल सरकार ने खुद IT एक्ट लागू किया है जो उनकी सरकार का है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल वाली हैं, वो कई बार केंद्र के कानूनों को नहीं मानती और वो कहती है कि इसके लिए कानून हम बनाएंगे। तो उसी प्रकार ये IT एक्ट 2000 की धारा 90 ये कहती है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब कानून, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य सरकार को किस धारा के तहत कानून बनाने की शक्ति है, तो धारा 90 है। धारा 90 किस विषय से संबंधित है, तो स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑफ लॉ इन IT, मतलब राज्य सरकार भी IT के संबंध में अपने कानून बना सकती है, चाहे वो कठोर हो सकता है चाहे नॉर्मल हो सकता है। तो ये हर राज्य की ये शक्ति दी गई है, ठीक है, ये है इसमें। अब एक बार पूरी धारा और देख लो, उसमें कुछ आपको पूछना हो, कुछ समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो कल से लेकर आज तक जो कल हमने धारा 3 से शुरू किए थे और अभी धारा 90 तक, ये लगभग इसमें से बहुत से एग्जाम में सीधी सीधी धाराएं आई हैं, व्यापम वगैरह में, PSC में, ठीक है। और अभी SI का जो सिलेबस आया उसमें भी यही साइबर क्राइम, AI और रोबोटिक्स को शामिल किया गया है। तो ये ना केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि हमारे लाइफ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप इन चीज़ों में सावधानी बरतना, ठीक है, कि हम कौन सा कमेंट करें, कौन सी फोटो करें, क्या करें। कई बार यही होता है हम भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स और ऐसे मैसेज आ जाते हैं जो किसी के खिलाफ होते हैं और हम भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि वही होता है ईंट का जवाब पत्थर से, जबकि इसमें सोच समझ के मैसेज वगैरह भेजना चाहिए लेने। बहुत सारे लोगों के फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट इसी कारण बंद हुए हैं कि आपने मतलब ये जो नियम निर्देश हैं और ये जो कानून है उनका पालन ना करके ऐसे मैसेज को, भले वो मैसेज आपके द्वारा ओरिजिन नहीं था, मतलब आपने नहीं बनाए थे, आपको कहीं से आया था और आपने क्या कर दिया, उसको कहीं और फॉरवर्ड कर दी। और ये चीज़ किसके, जो उनके नियम है, सब कंपनियों के नियम आ गए हैं, मतलब कंपनी मतलब ऐप के भी नियम आ गए हैं कि आप यदि कुछ ऐसे मैसेज भेजते हैं जो गलत हैं तो आपका इसी तरह से कितने लाख व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिएगा, ठीक है, किसी के बंद भी होंगे, भले कोई बताए ना बताए लेकिन ऐसा है बहुत से लोगों के अपने आप वो बंद हो जाता है। फिर पता चला आप परेशान होते रहो, करते रहो, फिर पता यही लगता है कि आपने क्या किए थे, ये मैसेज ऐसा डाल दिए थे, शेयर कर दिए थे, तो इसके कारण आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया कंपनी की तरफ। हो गया क्लियर, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं। 48 क्या था भाई, 48 ये अध्याय साइबर अपील प्राधिकरण। देखिए ये जो प्राधिकरण है ये क्या होता है, इसी को एक शब्द और है अधिकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिब्यूनल। क्या होता है ये, जैसे आपने देखे होंगे भारत वो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, है ना, पॉलिटी पढ़े कि नहीं आपने, नहीं पढ़े इसीलिए। सुप्रीम कोर्ट है, फिर राज्यों में हाई कोर्ट है, फिर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उपभोक्ता फोरम भी होते हैं जहां हम किसी चीज की शिकायत कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, सामान्य न्यायालय है। कैसे न्यायालय है, सामान्य जनरल, जैसे यही अपराध है चोरी के, मारपीट के, गाली गलौज के, किडनैपिंग के, है ना, हत्या के, ये। लेकिन इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं साइबर अपराध, इसके लिए
सरकार क्या कर सकती है, साइबर ट्रिब्यूनल, मतलब ऐसे कोर्ट बना सकती है जहां टोटल साइबर एक्सपर्ट हो। वहां का वकील भी साइबर कानून का ज्ञाता होगा, या तो उसने डिग्री ली होगी या पढ़ा होगा या पढ़ा रहा होगा, साइबर एक्सपर्ट होगा, वकील भी साइबर एक्सपर्ट होंगे। तो उस तरह की धारा 48 और अध्याय 10 में कहा गया है कि चाहे तो राज्य सरकार, ये चाहे तो केंद्र सरकार साइबर अपील प्राधिकरण या अपीलकरण का गठन कर सकते हैं ऐसा। तो ये एक कोर्ट या न्यायालय की स्थापना है, पर वो न्यायालय कैसा होगा, साइबर स्पेशलिस्ट होगा। मतलब उसमें सामान्य व्यक्ति नहीं होगा कि ऐसा वकील बैठा हो जो आप उसको साइबर क्राइम के बारे में समझा रहे हो लेकिन उसको साइबर का ABCD नहीं आता, तो बता रहे हो आप खेत की, सुन रहा है वो खलियान। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे वही वाली बात है कि आपको यदि मैथ्स कौन पढ़ा सकता है अच्छा, जो मैथ्स का एक्सपर्ट टीचर हो। हिस्ट्री कौन अच्छा पढ़ा सकता है, जो हिस्ट्री का ऑलरेडी टीचर हो, स्पेशलिस्ट हो या प्रोफेसर हो। जैसे महेंद्र सर, वो ऑलरेडी हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई, ऑलरेडी प्रोफेसर है, तो हिस्ट्री उनसे बेस्ट अभी और कोई नहीं पढ़ा रहा। तो इसी प्रकार है, यदि आपको साइबर कानून के तहत कोई अपराध दर्ज कराना है या उसकी सुनवाई करनी है तो आप कहाँ जाओगे, मतलब सरकार से ये अपील कर सकते हो कि आप इसका एक प्राधिकरण गठन करो, वहां पर इन केसों की सुनवाई हो। आप सरकार को चाहे तो सजेस्ट दे सकते हो, ये सरकार भी ऐसी डिसीजन ले सकती कि हमको वाकई हर जगह साइबर अपराध हो रहा है, साइबर अपराधों की भरमार हो गई है, ठीक है, चारों तरफ साइबर क्राइम ही क्राइम चल रहे हैं, जो क्राइम के तरीके वही हो गए साइबर से। तो भारत सरकार या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, साइबर अपील प्राधिकरण का गठन कर सकती है और कर भी रही है। बहुत से राज्यों ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया, जैसे केरल में तो हो ही गया कि केरल में जो साइबर क्राइम के जितने मामले हैं वहां वो केवल कहाँ जाएंगे, साइबर कोर्ट्स में जाएंगे, सामान्य कोर्ट में, क्योंकि उनके पास ढेरों काम है, उनके पास लाखों करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपको मालूम हमारे देश में बहुत चर्चित है बलात्कार, उसकी क्या कहा जाता है कि आप इस मामले की सुनवाई कहाँ करो, फास्ट ट्रैक में करो। फास्ट ट्रैक में इसलिए क्योंकि इसी की सुनवाई और 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जब कोलकाता जो मेडिकल का हत्याकांड, बलात्कार कांड हुआ था, तो उस समय देश में कैसा उबाल था, लोगों में कितना जोश था, जिसका अभी डिसीजन आया, और अभी डिसीजन भी कैसा आया, गलत आया, कि वो इतना हेट क्राइम था और उसमें क्या किया गया, संजय राय को कौन सा दिया गया, उम्र कैद, जबकि उसने जो क्राइम किया उसके हिसाब से उम्र कैद बहुत कम है, उसको मिलना क्या चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए और तुरंत देना था, लेकिन नहीं, अपने यहाँ वही होता है, क्योंकि उस मामले की सुनवाई कहाँ हुई, कोलकाता हाई कोर्ट में हुई। जबकि इसके लिए क्या होना था, अपने देश में मैं तो कुछ कह रहा हूँ कि ऐसे कोर्ट होने चाहिए जहाँ ओनली फॉर रेप के ही मामले सुने जाए, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट वकील हों, स्पेशलिस्ट जज हों, जो केवल इसी मामलों के विशेषज्ञ हों, और ये नियम बनाना चाहिए कि 15 दिन में इस केस की सुनवाई हो, 20वें दिन अपराधी को सरेआम फांसी लगा दी जाए, क्योंकि मतलब जब सबूत मिले, सब कुछ मिले, ये हुए, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम अभी देखो संजय राय को अभी कई साल लग जाएंगे, मतलब उसकी इस, अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाती दया याचिका, और फिर पता चला 20 साल बाद वो बाहर दिया जाएगा। अभी यही हो रहा है, बहुत सारे, अभी आसाराम उस पर बाकी पैरोल पे बाहर है, आज राम रहीम को पैरोल मिली, जबकि वो भी इसी चीज की सजा काट रहा है। हमारे देश में यही ज्यादा होता है, तो इसके लिए आप स्पेशल कोर्ट बनाओ ना, जैसे यहाँ पर ये क्या है, साइबर स्पेशल कोर्ट, तो ये ताकि साइबर मामलों की तुरंत सुनवाई हो। नहीं पता चला कि हम बैठे इंतजारी कर रहे हैं कि कब अपराधी को दंड दिया जाएगा और अपराधी आराम से घूम रहा है। हमारे देश में यही होता है, क्यों, क्योंकि कोर्ट बहुत कम है, जितने क्राइम होते हैं उस हिसाब से कोर्ट कम है, वकील कम है, पुलिस वाले कम है हमारे देश में, डॉक्टर कम है, जनसंख्या के हिसाब से मैंने बता भी चुका हूँ कि हमारे देश में 1000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि विदेशों में क्या रेशो है, अमेरिका जापान में 100, 200, 300 ऐसे का है, 600 का है, इतने पे एक डॉक्टर होना चाहिए इतने पेशेंट, और हमारे यहाँ जस्ट डबल और टेबल पर है। इसलिए हमारे यहाँ हर व्यवस्था जो है वो सब ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा तो स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, तो ये 48 ये कह रहा है साइबर प्राधिकरण या अधिकरण के गठन की बात करता है। क्लियर? चलिए अब इसमें पैराग्राफ से एक चीज लिखिए, लास्ट टाइम भी हो गया, लास्ट कि 2023-24 में 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट ने
2023-24 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और देश की पुलिस को 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और देश की पुलिस को यह निर्देश दिया कि देश की पुलिस को यह निर्देश दिया कि ये आईटी एक्ट 2000, ये जो लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़े, आईटी एक्ट 2000 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसमें आपको लिखना हिंदी इंग्लिश, की धारा 66A, इसकी जो धारा हमने पढ़ी कि धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाया जाए पुलिस। अब इसको पढ़ लो, अच्छी चीज है, काम की चीज है और ये होना चाहिए, मतलब होने भी लगा, पहले नहीं हो रहा था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, किसको दिया? राज्य सरकारों को और पुलिस बलों को। क्या दिया कि इस अधिनियम के तहत धारा 66A में क्या किया जाए कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आपको संविधान का अनुच्छेद 19(1) 6 प्रकार की अभिव्यक्ति देता है। हाँ, कौन सबसे ऊपर की स्वतंत्रता क्या है अभिव्यक्ति की? बोलने की। तो बोलने की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि आप दुरुपयोग करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अभय सिंह के पीछे पड़ गया सोशल मीडिया, मोनालिसा के पीछे पड़ गया सोशल मीडिया, तो इससे क्या हो रहा है? उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है, जबकि वो एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर क्या चाहते हैं? जीना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि आप इसके तहत ये जो स्वतंत्रता मिली हुई थी, तो उस स्वतंत्रता को खत्म करके इस धारा के तहत उन पे अपराध दर्ज करो, ताकि वो उनको जीने दें, उनके पीछे ना पड़े। नहीं पता चला आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं तो मीडिया या सोशल मीडिया आपके इतने पीछे पड़ गया कि आपको ना खाने दे रहा, ना पीने दे रहा, ना जीने दे रहा, ना कहीं जाने दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक इसीलिए जो सेलिब्रिटी होते हैं, जितने भी जो आपके चाहे फिल्मी स्टार हो, वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे देश की जनता क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। चलो इसको ऑफ कर दो, टाइम हो गया। कल और अच्छे से बताऊंगा, पढ़ के